जय हिंद दोस्तों। भाटी के इस खास समाचार के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम का नाम है भारत की बात। इसमें हम आपको देश विदेश की खबरें और पॉलिटिक्स की खबरें, खेल की, एंटरटेनमेंट की खबरें आपको आप तक पहुंचाएंगे। और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज यूपी में दूसरे चरण का चुनाव था। आज अन्य राज्यों में भी चुनाव थे। तो पहले जो यूपी में जो दूसरे चरण का चुनाव था, तो आपको पहले बता दें कि हम यूपी में 7 चरण में चुनाव होंगे। तो उसका दूसरा फेज आज था। तो 2 चरणों के चुनाव के बाद सीएम योगी और अखिलेश यादव ने अपने अपने दावे करे हैं। तो बता देते हैं आपको। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ। दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर आज मतदान था। दूसरे चरण का मतदान समाप्त होने के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अपने दावे किए हैं। और योगी आदित्यनाथ ने क्या लिखा है तो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के महायज्ञ के द्वितीय चरण में अपने अमूल्य मताधिकार का प्रयोग करने वाली समस्त जागरूक सम्मानित जनता का हार्दिक अभिवादन। चुनाव में आपका उत्साह आपकी जागरूकता को प्रतिबिंबित कर रहा है। आपका वोट उत्तर प्रदेश में सुरक्षा से समृद्धि की यात्रा को नवीन गति प्रदान करेगा, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। और अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। तो आजकल ट्विटर पे सब लोग जो राजनीतिक पार्टी है अपने अपने जो विचार प्रकट करती रहती हैं। ये सबसे अच्छा माध्यम है अपनी बात सभी लोगों तक पहुंचाने का। अखिलेश यादव ने दूसरे चरण के चुनाव के बाद कहा है कि दूसरे चरण में जनता के समर्थन को देखते हुए कह सकते हैं 2 चरणों में ही सपा गठबंधन द्वारा जीती जा रही सीटों का शतक पूरा हो गया है। तो कह रहे हैं कि 100 सीटें तो हम जीत ही चुके हैं। दोनों चरणों में मिले जनता के 100% समर्थन का हार्दिक शुक्रिया। 7 चरणों में से अब तो पूरे हो गए 2। जनता भाजपा से कह रही है गो बैक गो, ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने। और फिर हैशटैग किया है बीजेपी गो बैक गो। फिर से बता दूं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। दूसरे चरण में जनता के समर्थन को देखते हुए कह सकते हैं 2 चरणों में ही सपा गठबंधन द्वारा जीती जा रही सीटों का शतक पूरा हो गया है। दोनों चरणों को मिले जनता के 100% समर्थन का हार्दिक शुक्रिया। तो वो कह रही कि 100 सीट तो हमारी पूरी हो चुकी है। और करीब आप ये कह सकते हैं कि अगर दोनों चरणों की जो सीट मिलाएंगे तो करीब 115 के करीब सीट आती हैं। उसमें वो कह रहे कि 100 तो हमारी 115 में से पूरी हो चुकी हैं। और वो कह रहे कि 100% का हार्दिक शुक्रिया। 7 चरणों में से अब तो पूरे हो गए हैं 2 चरण पूरे हो गए हैं। जनता भाजपा को कह रही है गो बैक गो, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। तो योगी आदित्यनाथ ने भी अपना ट्वीट किया है। और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है उन्होंने भी अपना ट्वीट किया है और अपनी बात जनता तक पहुंचाई है। और यूपी चुनाव के जो दूसरे चरण का आज जो मतदान हुआ था, तो कई जो दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तो यूपी चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सोमवार को हुआ। दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, शाहजहाँपुर जिले में 14 फरवरी को मतदान हुआ है, यानी कि आज। और छुटपुट घटनाओं को छोड़कर दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव लगभग शांतिपूर्ण रहा। हालांकि इस चरण के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही कई बड़े चेहरों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आजम खान अखिलेश सरकार में मंत्री रहे हैं। रामपुर से सांसद आजम खान इस समय जेल में हैं। हालांकि वह यूपी चुनाव 2022 में रामपुर से प्रत्याशी भी हैं। इस चुनाव में यदि आजम खान को जीत हासिल हुई तो वह 10वीं बार विधायक बनेंगे। फिलहाल जनता का फैसला क्या होगा यह तो 10 मार्च को पता चलेगा। आजम के जेल में होने के चलते उनकी पत्नी और बेटा प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। आजम खान एक चेहरा है जिनकी जो किस्मत है ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब सुरेश खन्ना है। योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहाँपुर से 1979 में पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद वह 91 में, 93 में, 96, 2002, 2007, 2012 और 2017 में चुनाव जीत चुके हैं। सुरेश खन्ना 8 बार से विधायक सुरेश खन्ना की लोकप्रियता काफ़ी अधिक है।
वह एक बार फिर प्रत्याशी हैं। उनकी किस्मत का फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। अब्दुल्ला आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम खान स्वार विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनकी किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो चुका है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी और नकुड़ से 2 बार के विधायक रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भाजपा सरकार में आयुष मंत्री हैं। वह 2012 में बसपा का टिकट पर नकुड़ से जीते, जबकि 2017 में वह भाजपा से विधायक बने थे। सैनी ने हाल ही में चुनाव से पहले भाजपा को छोड़कर सपा से सदस्यता ली, जिसके बाद सपा ने उन्हें नकुड़ से प्रत्याशी घोषित किया। दूसरे चरण में ही डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भी प्रत्याशी थे। और गुलाब देवी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा विभाग सुरक्षित सीट चंदोसी से चुनावी मैदान में है गुलाब देवी, और यहाँ एक वीआईपी सीट मानी जाती है। उनके सामने यूपी चुनाव 2022 में विपक्ष के साथ ही भीतरघात की भी चुनौती है। अब जनता का फैसला क्या होगा 10 मार्च को पता चल जाएगा। और इन जनपदों में हुआ दूसरे चरण का चुनाव। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में आज चुनाव हुआ है। तो ये अपडेट था यूपी के चुनाव का। और एक अपडेट है कि वोट जो प्रतिशत रहा 60% वोटिंग हुई है और 2017 के मुकाबले कम हुई है वोटिंग, और इसके काफ़ी सियासी मायने निकाले जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया है और 9 जिलों की 55 सीटों के लिए आज मतदान हुए थे। शाम 5 बजे तक 55 विधानसभा सीटों पर 60.44% वोटिंग हुई। शाम के 5 बजे तक के ये आंकड़े हैं। वही ये आंकड़ा 2017 के चुनाव से 5% कम है। बताया जा रहा है कि 2017 में दूसरे चरण में 65% से ज़्यादा मतदान हुआ था। और उत्तराखंड में भी आज चुनाव हुआ है। तो उत्तराखंड शाम 5 बजे तक 59.37% मतदान हुआ। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। तो उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए सोमवार को मतदान शांतिपूर्ण रहा है और एक ही चरण में यहाँ चुनाव हो गया आज पूरे। अब ये 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। शाम 5 बजे तक प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर 59.37% मतदान हो चुका है। 2017 में विधानसभा सीटों में 65.60% मतदान हुआ था। इस बार यह देखना दिलचस्प हुआ है कि मतदान प्रतिशत पिछले चुनाव से अधिक हो पाएगा या नहीं, क्योंकि 5 बजे तक के आंकड़े हैं, आगे आंकड़े बढ़ जाएंगे। और शाम 5 बजे तक हरिद्वार में सबसे अधिक 66.58% मतदान हो चुका है हरिद्वार की अगर हम बात करें तो। उत्तराखंड में भी आज चुनाव हो गया। गोवा में लोग काफ़ी जागरूक हैं और हर एक राज्य में ऐसे लोग जागरूक होने चाहिए। वोटिंग आपका अधिकार है और आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो गोवा में शाम 5 बजे तक 75% वोटिंग हो चुकी थी। 301 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। तो गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में चुनाव आज हो चुके हैं। अभी एक ही फेज में चुनाव हो गया। यहाँ पे उत्तराखंड में एक ही फेज में चुनाव हो गया था। तो गोवा में सोमवार को रिकॉर्ड मतदान हुआ। चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक तटीय राज्य में 75.29% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही 301 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। तो गोवा में भी आज चुनाव हो गया। बता दें कि गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा 21 का है। तो 40 में से 21 सीट आप लेते हैं तो आपकी सरकार बनेगी। तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि उम्मीद है कि यहाँ फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। मुझे विश्वास है कि हमें इस बार 22 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 13 सीटों पर जीता हासिल हुई थी। सीएम सावंत ने कहा इस बार भी लोग भाजपा को वोट देंगे। तो 13 सीटों पर भाजपा को 13 सीट मिली थी भाजपा को। लेकिन जो कांग्रेस के जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे या जो जीते हुए थे जो चुनाव, जो एमएलए थे, वो भाजपा में आ गए थे और यहाँ फिर सरकार बन गई थी भाजपा की गोवा में। और एक जो अन्य खबर है कि ममता बनर्जी की कांग्रेस को अलग थलग करने की योजना, गैर भाजपाई सीएम्स की बैठक के लिए नहीं दिया न्योता। तो अब एक ये भी खेल चल रहा है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि अगली प्रधानमंत्री की दावेदारी वो अपनी कर रही हैं। वो चाहती है कि मैं भाजपा के अलावा जो पार्टी मिल के एक नया गठबंधन बनाए उसमें, और वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का
चेहरा आप कह सकते हैं कि अपना आपको रखना चाहती हैं। लेकिन गैर भाजपा दलों का राष्ट्रीय स्तर पर नेता कौन होगा और किसके नेतृत्व में विपक्षी दल भाजपा के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाएंगे, यह बहस पुरानी है। लेकिन कई विपक्षी पार्टी इस बात से सहमत नहीं दिखती कि विपक्षी एकता का श्रेय कांग्रेस का और उसके नेता राहुल गांधी हो। कई ये चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी और कांग्रेस ना हो। तृणमूल कांग्रेस, बसपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस और राहुल गांधी का दबी जुबान से विरोध कर रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क साधा है। ममता का यह कदम कांग्रेस के लिए एक झटका माना जा रहा है। तो वो कांग्रेस के बिना वो विपक्षी दलों को जोड़ रही है और वो चाहती है कि 2024 में हम भाजपा के सामने चुनौती पेश करेंगे और फिर अगर वो उस गठबंधन की जीत होती है तो फिर ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उत्तराखंड के आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। अमित शाह बोले कि अखिलेश के गुंडों ने गरीबों की जमीन पर किया था कब्जा, योगी ने बुलडोजर घुमाकर खाली करा दिया है, ऐसा गृह मंत्री का कहना है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अपने चरम पर है। 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला किया। अमित शाह ने कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया दिखाई नहीं पड़ता, चुन चुनकर माफियाओं को जेल में डालने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। शाह ने कहा कि सपा बसपा के जमाने में बुंदेलखंड में अवैध खनन होता था, भाजपा अवैध खनन की जगह डिफेंस कॉरिडोर लेकर आई है। गरीबों की भूमि माफिया छीन कर ले जाता था। योगी सरकार ने 2000 करोड़ की भूमि को माफियाओं से मुक्त कराने का काम किया है, इसलिए यहाँ पर विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। और बीजेपी ने एक ट्वीट किया कि कुछ दिन पहले एक समाजवादी इत्र वाले के यहाँ इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ी थी, 250 करोड़ रुपए बरामद हुए। अखिलेश बाबू नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य से रेड हो रही है। अरे अखिलेश बाबू बताइए जरा कि ये रुपया आपका था क्या, ऐसा बीजेपी का कहना है। जो अन्य मैं खबर आपको देता हूं, बीजेपी के नेता जल्द जाएंगे जेल, संजय राउत का ऐसा कहना है। एनसीपी के जो शिवसेना के जो लीडर हैं संजय राउत, उनका ये कहना है। बीजेपी के 3.5 नेता जल्द जेल जाएंगे, ऐसा संजय राउत का दावा है। तो कभी बीजेपी के सहयोगी दल रहे शिवसेना के अब बीजेपी से कैसे रिश्ते हैं ये जग जाहिर है और गाय बगाए दोनों के बीच तलखियां आम बात है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है। इसी क्रम में शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने अपने दावे में कहा कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के 3 बड़े नेता और कुछ छोटे नेता जेल में होंगे। साथ में उन्होंने भड़कते हुए कहा कि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है। सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत बीजेपी पर बेहद नाराज नजर आए। मीडिया से बातचीत करते हुए राउत ने कहा कि अब तक बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्बाद करेंगे। हम पर लगाए गए झूठे आरोपों का हम जवाब देंगे। हमाम में सब नंगे हैं, अब दूध के धुले नहीं हो, ऐसा कहना है संजय राउत का। और साथ ही संजय राउत ने बताया कि मंगलवार को शिवसेना भवन में 4 बजे पार्टी एक कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ साथ विधायक और सांसद भी मौजूद रहेंगे। और दिल्ली में ये खुशखबरी है कि कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ गई है और अब केस काफ़ी कम आ रहे। जो 1 महीने पहले आ रहे थे तो 1 महीने करीब 28,000 केस आए थे। 13 जनवरी की बात है जब 28,000 करीब केस आए थे। तो दिल्ली में कोरोना की रफ्तार हुई कम। पिछले 24 घंटों में 586 नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार अब कम हो रही है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के 586 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव केस की तादाद भी 4,000 से कम हो गई है। जो केस है 4,000 से वो कम हो गए हैं जिनको कोरोना है। एक्टिव जो केसेस हैं दिल्ली में अब कोरोना के 3,416 एक्टिव केस है, जिसमें 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कारण 4 संक्रमितों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटों के दौरान 42,797 सैंपल टेस्ट किए गए हैं।
इनमें से 586 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी कि 586 केस आए हैं आज दिल्ली में। मंगलवार को अगर हम आज सोमवार की अगर हम बात करें 14 फरवरी को, तो 586 केस आए हैं। और इस अवधि में 1092 कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट में भी काफ़ी गिरावट आई है। और जो पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली का, यानी कि जो टेस्ट होते हैं, अगर 100 टेस्ट हो रहे हैं तो कितने लोगों को, कितने परसेंट जितने पॉजिटिविटी रेट होता है तो उतने लोगों को आप इस कह सकते हैं पॉजिटिव आ रहा है। तो दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट अब 1.37% पर आ गई है। तो आप ये कह सकते हैं अगर 100 लोगों की टेस्टिंग हो रही है तो 1 या 2 लोगों को कोरोना दिख रहा है दिल्ली में। तो ये बड़ी राहत की बात है कि दिल्ली में कोरोना के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं। और तो दिल्ली से ये खुशखबरी है। और दिल्ली में स्कूल भी खुल गए हैं। तो केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है, राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के कारण लंबे समय तक बंद रहने के बाद स्कूलों ने सोमवार को प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं के छात्रों का स्वागत किया है। कोरोना वायरस संबंधित पाबंदियों की ढील दिए जाने के पर 7 फरवरी से 9वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए स्कूल फिर से खुल गए थे, जबकि नर्सरी से 8वीं कक्षाओं के लिए स्कूल को सोमवार को खोल दिया गया है। तो जो नर्सरी के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी आज स्कूल में गए हैं। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कहा है कि दिल्ली में आज से छोटी कक्षाओं के लिए भी स्कूल खुल गए हैं। छोटे बच्चों को भी अपने स्कूल खुलने का बेसब्री से इंतजार था। बिना स्कूल के बचपन अधूरा रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर ना करे अब फिर से कभी स्कूलों को बंद करना पड़े, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। उधर शांतिनगर के SDMC स्कूल में 5वीं कक्षा के छात्र आर्यन ने कहा कि मैं स्कूलों के फिर से खुलने से खुश हूँ। हम अपने दोस्तों से मिलेंगे। हमें मास्क पहनने और सैनिटाइजर लाने के लिए कहा गया है। मैं उत्साहित हूँ, लेकिन मुझे स्कूल पहुँचने के लिए सुबह करीब 6:30 बजे उठना पड़ता है। तो बच्चों को अब थोड़ी आदत है कि अब जैसे घर पे थे, वर्चुअल जो पढ़ाई हो रही थी तो थोड़ा आराम से उठते थे। 7:30-8 बजे करीब बच्चे उठते थे, लेकिन अब 6:30 बजे जल्दी उठना पड़ेगा ताकि आप 7, 7:30 या 8 बजे स्कूल तक पहुंच सके। लेकिन फ़ायदे बहुत हैं और सरकार नियंत्रित तरीके से उन्होंने स्कूल खोले कि पिछले हफ्ते 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले थे और इस हफ्ते नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खुले हैं दिल्ली में। लेकिन काफ़ी पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को नहीं भेज रहे क्योंकि बस एग्ज़ाम आने वाले हैं। सभी सोच रहे हैं कि जो अगला सत्र होगा, जो मार्च में होगा या जो अप्रैल से शुरू होगा, तो उसमें अपने बच्चों को भेजने के लिए सभी जो पेरेंट्स हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये एक आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। तो गोवा में जो मैं आपको मतदान बता दूं, जो लेटेस्ट क्या रहा, 78.94% यानी करीब 79% के करीब मतदान रहा। बहुत ही सराहनीय। और राज्यों को भी देखना चाहिए क्योंकि जहाँ जहाँ 55 और 60% वोटिंग होती है तो उनको देखना चाहिए कि भाई जो वोट डालना हमारा हक है और इसको एक जिम्मेदारी है हमारी, ये इसको पूरी तरह हमें निभाना चाहिए। अगर हम वोट ही डालेंगे तो हमें सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का कोई हक नहीं बनता। उत्तराखंड में करीब 62.5% मतदान हुआ। 632 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई उत्तराखंड में। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब और बच्चों के भविष्य के लिए आपकी सरकार बनाएं, कि पंजाब में अपने बच्चों के भविष्य के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है। और बंगाल सरकार ने भी 16 फरवरी से स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताते हैं। युद्ध के बादल है। एक ये खबर है कि बाइडेन पुतिन की वार्ता भी हुई थी, लेकिन फिर भी रूस कर सकता है यूक्रेन पे हमला। तो एक ये खबर है। लेकिन हमने जैसे आपको पहले बताया था, मुझे लगता नहीं है कि रूस या रशिया यूक्रेन पे हमला करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा हमला करेगा तो फिर अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा और फिर ये वर्ल्ड वॉर हो सकता है। उसमें सभी का पूरे विश्व का उसमें त्रासदी होगी पूरे विश्व में। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि होगा, लेकिन युद्ध के बादल जरूर छाए हुए हैं और सभी नेताओं को, खासकर पुतिन को और जो बाइडेन को, इन सबको मिलकर बात करनी चाहिए और इस मामले को अच्छी तरीके से सुलझाना चाहिए।
और इमरान खान ने चीन के प्रति अपने झुकाव की जो धारणा को खारिज किया है। इमरान खान का मानना है कि भाई हम झुकाव नहीं है हमारे चीन के प्रति, पर सभी पूरी दुनिया को पता है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और जो अन्य खबरें हैं वो आपको बताते हैं कि पेजिंग शीतकालीन ओलंपिक में चीनी प्रतिनिधि मंडल का प्रदर्शन संतोषजनक रहा और चीन में विकलांग बच्चों को बेहतर शिक्षा देने पर जोर। ईरान के गृह मंत्री अहमद वाहिदी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और दक्षिण कोरिया ने छात्रों के लिए कोविड प्रशिक्षणों की आवश्यकता को अनिवार्य किया है और ऑस्ट्रेलियाई सरकार की लोकप्रियता 2 साल के पिछले स्तर पर गिर गई है। 2 साल के निचले स्तर पर गिर गई है ऑस्ट्रेलिया सरकार की लोकप्रियता। और यूरोप और जो अन्य खबर है, भारत सरकार ने बंद किए 54 चाइनीज ऐप्स, एक ये खबर है। तो कुछ खेल की अब खबर आपको बताते हैं। तो कल ऑक्शन खत्म हो गया है, 2 दिन चला था, शनिवार और रविवार को। आईपीएल के खिलाड़ी के लिए जो नीलामी का ऑप्शन था और काफ़ी सारे खिलाड़ियों की जो अब 10 टीमें बन के आई हैं। लखनऊ की एक टीम नई आई है, गुजरात की नई टीम आई है और 8 जो पहले की टीमें थी। कई सारे खिलाड़ियों को खरीदा गया है। ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। मुंबई इंडियंस ने उनको करीब 15.25 करोड़ में खरीदा है। दीपक चहर को 14 करोड़ में खरीदा है सीएसके ने। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं। तो अब आईपीएल में देखेंगे कि कौन खिलाड़ी की कैसे प्रदर्शन करता है। अब 16 फरवरी से भारत और वेस्टइंडीज़ का T20 मुकाबला भी है। 3 मुकाबले होंगे, ईडन गार्डन में ये होंगे और सभी की नज़र इस पर रहेगी। वेस्टइंडीज़ T20 में काफ़ी मजबूत साइड मानी जाती है। और जो उसमें बांग्लादेश की टीम ने 4 नए खिलाड़ी शामिल किए हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे टीम का अपना ऐलान किया है, तो उसमें 4 नए खिलाड़ी हैं। अफगानिस्तान के साथ उनका वनडे का मुकाबला होगा। और मुंबई इंडियंस के जब सचिन तेंदुलकर को के बेटे को अर्जुन को मुंबई इंडियंस ले लिया तो उनकी बहन सारा तेंदुलकर काफ़ी खुशी उन्होंने जाहिर करी है। वक्त और आईपीएल 2022 में नीलामी में मिस्टर आईपीएल को कैंसल्ड रहने की कहानी। तो सुरेश रैना है, कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं जो पिछले सीजन्स रहे हैं आईपीएल के 2008 से जब से शुरू हुआ था। और लेकिन इस बार वो अनसोल्ड रहे। एरन फिंच जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है T20 के, तो वो भी अनसोल्ड रहे। इयोन मॉर्गन जो इंग्लैंड के कप्तान हैं T20 के और वनडे के, वो भी अनसोल्ड रहे हैं। और कुछ बॉलीवुड की खबरों के बारे में बात करते हैं। कंगना रनौत की लॉकअप पिक्चर का अपना दूसरा जो पोस्टर है वो जारी किया है। और राजकुमार राव और 6 पैक एब्स बनाकर दिखेंगे। उन्होंने किया गजब का ट्रांसफॉर्मेशन अपने आने वाली फिल्म के लिए। 6 पैक एब्स की बनाए हैं राजकुमार राव ने। और रवि तेजा की धमाका में प्रणवी के रूप में दिखेगी श्रीलीला। और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, सुझाव आप दे सकते हैं। और वैलेंटाइन डे के मौके पर सामने आया प्रभास की फिल्म राधे श्याम का टीजर, वो जारी किया गया है। और लव हॉस्टल ट्रेलर बॉबी देओल और सान्या मल्होत्रा की फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो ये कुछ खबरें थी। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव आप दे सकते हैं। बाकी अपने पूरे जो दिन की खबरें आपको बताई, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, देश विदेश की हो, राजनीति की हो, एंटरटेनमेंट की हो। बाकी 5 जो राज्यों में चुनाव हो गए, तो 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा 5 राज्यों का। गोवा में, उत्तराखंड में आज चुनाव खत्म हो गए हैं, एक ही चरण में वहाँ चुनाव खत्म हो गए हैं। यूपी के आज दूसरे चरण का आज चुनाव था।
तो और 20 फरवरी को पंजाब में चुनाव है, तो 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। तब देखते हैं जनता किसको चूज़ करेगी। हमारी ये निवेदन है कि जात पात को छोड़ के और धर्म जाति को छोड़ के आप सही कैंडिडेट को आप वोट करें और उनको, ताकि वो आपके उम्मीदवार बने और वो आपके क्षेत्र के हित में काम करे और देश के हित में काम करे। तो ये कार्यक्रम था भारत की बात, इसमें हमने आपको पूरे दिन की खबरें बताई। आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके महत्वपूर्ण सुझावों के लिए धन्यवाद। मैं भारत अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग देश के लिए अच्छे काम करें। शुभ रात्रि, और भगवान आपको और आपके परिवार को सदैव खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।